कोरोना वायरस का कहर जो नाजिल हुआ है, उसके बाद से अब तक हम लगातार ये देखते रहे हैं कि आम लोगों में साइंस, विज्ञान और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन जो न सिर्फ ये कि इंसानी जिंदगी को बचा सकती हैं, बल्कि मानवता के हाथ मजबूत करती रही हैं कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में। ये पीरियड जो गुजरा है, इसमें हमने ये देखा है कि शुरुआत के दौर में बहुत सारी भ्रांतियां आई, बहुत सारे अंधविश्वास फैलाए गए, बहुत सारी अवैज्ञानिक बातें कही गईं, लेकिन धीरे धीरे आम जनता ने, दुनिया के अवाम ने और दुनिया की सरकारों ने भी काफी हद तक उन सारी अवैज्ञानिक चीजों को नकार दिया। और इसलिए ये बात जरूरी हो जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा साइंस का, विज्ञान का प्रचार प्रसार करें और साइंस से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए बहुत सारे जटिल सवालों के ऊपर बातचीत करें, बहस करें और जानने की कोशिश करें कि इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का, इन मुश्किल सवालों के जवाब हमारे पास हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो हमें तलाश करने पर क्या जवाब मिल सकते हैं और किस रास्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं इसलिए हर हफ्ते ये कोशिश करूंगा अगले 4 हफ्तों तक कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दों को, कुछ बातों को, कुछ चीजों को आपके सामने रखूं ताकि कुछ बहस और मुबाहिसा इस डायरेक्शन में चले कि साइंस होती क्या है। अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो विज्ञान की बात कर रहे हैं तो साइंस और धर्म के रिश्ते के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहे हैं। टेलीविजन की बहसों में हम ये लगातार देखते हैं कि लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि साइंस और धर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि साइंस और धर्म एक ही हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि धर्म के बिना साइंस नहीं हो सकती और साइंस के बिना अब धर्म नहीं किया जा सकता। कुछ का कहना यह है कि जहां पर साइंस खत्म होती है वहां से धर्म की शुरुआत होती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जब कहा जाता है कि जहां साइंस खत्म होती है, जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से धर्म की शुरुआत का मतलब यह है कि धर्म साइंस से भी आगे की चीज है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जहां पर साइंस खत्म हो जाती है, लोगों की अक्ल खत्म हो जाती है, लोगों की जानकारी खत्म हो जाती है, वहां जानकारी को भरने के लिए, कुछ जटिल सवालों के जवाब देने के लिए वो धर्म का सहारा लेने लगते हैं, जो गलत बात है। तो हम बटे हुए हैं, हमारे ख्यालात बटे हुए हैं और इनके ऊपर बहुत जटिल बहसें होती रही हैं। इस हद तक बहसें होती रही हैं, दुनिया की हिस्ट्री को अगर हम देखें, इतिहास को अगर हम देखें, तो ऐसी बहसें भी हुई हैं जिनके परिणाम कोई बहुत अच्छे नहीं हुए, जिनमें साइंटिस्ट को मारा गया, उनको जलाया गया, उनके कत्ल हुए, उनको कहा गया कि ये धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, इसलिए इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सिर्फ पुराने जमाने में नहीं होता, ये आज के जमाने में भी हुआ है। और हाल ही में हमें 4 बड़े ऐसे लोगों को, जो साइंस कम्युनिकेटर्स थे, जो रैशनैलिटी की बात करते थे, उनका कत्ल हुआ। ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं समाज में जो टेंशन्स होते हैं इन मुद्दों को लेकर के उनके साथ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं और सवाल का क्या महत्व है साइंस के अंदर, समाज के अंदर, जिंदगी गुजारने के अंदर, और उसके साथ साथ मानवता के इतिहास के साथ सवाल कैसे जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को लूं, आपको कहानी की तरफ ले चलता हूं। एक विज्ञान की कहानी। ये आपने सुनी हुई है, कोई मैं नई बात कहने नहीं जा रहा हूं, लेकिन अपनी बात की शुरुआत में यहीं से करना चाहता हूं। ये बहुत मुश्किल बात है कि कोई ये इमेजिन कर सके, ये कल्पना कर सके, ये ख्याल आ सके जहन में कि एक वक्त ऐसा भी था जब
कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि कुछ भी नहीं था। न इंसान था, न जानवर थे, न हवा थी, न धरती थी, न सूरज चांद सैयारे थे, न सितारे थे, न कहकशाएं थी। पूरा ब्रह्मांड नहीं था जैसे ब्रह्मांड को आज हम जानते हैं। यानी अगर ये इमेजिन करने की बात की जाए कि कुछ भी नहीं था, तो अक्सर लोग जवाब देंगे इस बात का कि हम कल्पना करते हैं कि सिर्फ अंधेरा था। पर इससे एक कदम आगे बढ़ना होगा दोस्तों। रोशनी भी नहीं थी और अंधेरा भी नहीं था। और अगर रोशनी भी नहीं थी, अंधेरा भी नहीं था, तो इससे और कदम एक आगे बढ़ाएं तो फिर दूरियां भी नहीं थी, करीब भी नहीं था, पदार्थ भी नहीं थे। और जिन लॉज को हम जानते हैं फिजिक्स के, गुरुत्वाकर्षण, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, कुछ भी नहीं था। सारे ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा एक नन्हे से नुक्ते के ऊपर मौजूद थी। सब कुछ एक जगह सिमटा हुआ था। बस ऊर्जा थी, एनर्जी, और वो भी डायमेंशनलेस जिसे हम कहते हैं। वो एक प्राइमोर्डियल एटम था। हमें नहीं मालूम, पर कुछ हुआ जिसकी वजह से ये ऊर्जा फटी। और जब ये फटी तो फिर इस ऊर्जा ने फैलना शुरू किया। इसको हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। लेकिन शायद बिग बैंग का लफ्ज भी अपने अंदर गलत लफ्ज है, क्योंकि बैंग का मतलब होता है धमाका होना, और धमाके का मतलब होता है आवाज होना, और आवाज का मतलब होता है कि किसी के कान सुनने वाले हों, पर वो सुनने वाला भी कोई नहीं था। और तब ये ऊर्जा फैलनी शुरू हुई। शुरुआत में, यानी हमें मालूम है कि 10⁻⁻43 सेकेंड्स, यानी एक सेकेंड को अगर हम एक लगा करके 43 जीरो से डिवाइड करें, भाग दे दें, तो इतने छोटे वक्त में बहुत सारी ऊर्जा सिमटी हुई इकट्ठा थी। और उसका टेम्परेचर था 10⁻32 केल्विन। 1 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के। ये भयंकर ऊर्जा थी, ये भयंकर टेम्परेचर था, ये तापमान बहुत ज्यादा था। और इस तापमान में जो फिजिक्स के लॉज हम जानते हैं वो नहीं थे। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ये ऊर्जा धीरे धीरे फैलती रही, और फैलने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता रहा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 10⁻⁻36 सेकेंड की, यानी एक सेकेंड को एक लगा करके 36 जीरो लगा करके उससे भाग दें तो इतने कम समय में टेम्परेचर घट करके 32 डिग्री से 29 डिग्री तक पहुंच गया। और तब पैदा हुए वो फोर्सेस जिन्हें हम जानते हैं। ग्रेविटी पहले पैदा हो चुकी थी और पूरा ब्रह्मांड चल रहा था क्वांटम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से। लेकिन अब वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी पैदा हो चुके हैं। और इस वक्त जो कण थे वो एक प्राइमोर्डियल सूप की तरह से थे। वो एक बूंद की तरह से था जिसके अंदर ये एनर्जी पूरी मौजूद थी। टेम्परेचर और घटा, -32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। लेकिन अभी सिर्फ 1 × 10⁻⁻32 डिग्रीज तक का समय ही गुजरा था। और तब एकदम से पूरा ब्रह्मांड तेजी के साथ फैल गया।
टेम्परेचर भी तेजी के साथ घटा, 29 से 22 तक पहुंच गया। धीरे धीरे क्वार्क्स, ग्लूऑन का प्लाज्मा पैदा हुआ। ये शुरुआती कण थे। 10⁻⁻12 और 10⁻⁻6 सेकेंड्स के वक्फे के अंदर टेम्परेचर घट करके 10⁻12 केल्विन रह गया। इससे आगे बढ़ते हैं एक कदम और, तो हमें पता लगता है कि अब 1 सेकेंड गुजरने पर मैटर और एंटी मैटर में जो रस्साकशी चल रही थी, इससे पहले जो कण पैदा हुए थे उसमें मैटर और एंटी मैटर बराबर थे, और मैटर एंटी मैटर को खत्म कर रहा था, एंटी मैटर मैटर को खत्म कर रहा था। यह बैलेंस बना हुआ था। पर 1 सेकेंड तक पहुंचते पहुंचते यह बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, और मैटर यानी पदार्थ जो पैदा हो रहे थे वो इस रस्साकशी में जीत गए। हम इसे मान सकते हैं कि इस जीत की वजह से पूरा ब्रह्मांड बना। धीरे धीरे 10 सेकंड से लेकर के 1000 सेकंड के बीच में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और शुरुआती न्यूक्लियस बनने लगे, और अब निर्माण हुआ हीलियम और हाइड्रोजन का। अगले 3,70,000 सालों में हीलियम और हाइड्रोजन के बड़े बड़े क्लाउड्स बनने लगे, लेकिन पूरा ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा था, फैलता जा रहा। और वक्फा गुजरा। शुरुआती दौर में 200 से 500 मिलियन ईयर्स में, इतने सालों में शुरुआती दौर के सितारे और शुरुआती दौर की कहकशाएं, गैलेक्सीज बननी शुरू हो गई। और वक्त गुजरता है और 5 बिलियन ईयर्स के बाद हम ये देखते हैं कि ब्रह्मांड की जो आज शक्ल है लगभग वैसी शक्ल उभरना शुरू हो जाती है। इस कहानी में आगे चलते चलते जो आकाश गंगाएं बन रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से शुरू में हीलियम और हाइड्रोजन के बादल करीब आते गए, बहुत वक्त लगा उनको करीब आने में और स्टार्स बनने में। स्टार्स बनने के बाद इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके साथ साथ धीरे धीरे करीब आने की वजह से आकाश गंगाएं बनने लगी। यह आकाश गंगाएं ऐसा नहीं था कि रुकी हुई थी, नहीं, ये भी बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही थी, एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। स्टार्स करीब आ रहे थे, आकाश गंगाएं बन रही थी, स्टार्स जिंदा हो रहे थे, पैदा हो रहे थे, मर रहे थे। एक आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी पूरे ब्रह्मांड के अंदर। एक दिवाली थी, चीजें फट रही थी, इधर से उधर जा रही थी, और धीरे धीरे ब्रह्मांड फैल करके बड़ा होता चला जा रहा था। लगभग 9.2 बिलियन ईयर्स के बाद एक बड़ी आकाश गंगा में, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, सूरज और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह पैदा हुए। शुरू में सारे ग्रह और सूरज बेहद गर्म था। सूरज बहुत बड़े क्लाउड से बना था, बहुत बड़े बादल से बना था, उसका मास बहुत ज्यादा था, उसका रेडियस बहुत ज्यादा था, इस वजह से वो आज तक गर्म है। जो बाकी ग्रह थे जहां ये बादल इकट्ठा हुए थे, वो सूरज के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चक्कर लगाने लगे, और धीरे धीरे उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो लगातार चलते रहे थे। वो एनर्जी धीरे धीरे कम हुई, और इनमें से ज्यादातर ठोस ग्रह की शक्ल में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे।
लगभग 10.3 बिलियन ईयर्स बाद धरती पर ऐसे हालात पैदा हुए जिनमें जिंदगी ने सांस लेना सीखा। पहले ठंडी हुई, सुकड़ी, पानी बना, पानी बरसा और पानी बरसने के बाद बड़े बड़े तालाब और बहुत बड़े बड़े समंदर बनने लगे। यहां से शुरुआत हुई धरती पर जिंदगी की। पहले एक कोशिका वाले, एक सेल वाले जानवर डीएनए और आरएनए का मिलना, उनसे फिर एक कोशिका वाले जानवरों का बनना, और फिर इस जिंदगी ने नई नई शक्लें बदली। और आज हमें मालूम है कि इस धरती के ऊपर इंसान जैसी शक्ल का एक जानवर मौजूद है, और ये इंसान लगातार पूछ रहा है और उन सवालों की तलाश कर रहा है, उन जवाबों को तलाश कर रहा है जो सवाल आगे ले जाएंगे हमें, जो जवाब हमें ये बताएंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। दोस्तों, ये कहानी मैंने 2 वजह से आपको सुनाई। ये कहानी साइंस की कहानी है, मैं और कहानियों पर बाद में आऊंगा, लेकिन इस कहानी में ये बात बहुत साफ है कि क्या पूरे के पूरे ब्रह्मांड में लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स में इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो पैदा किया है, जो सवाल पूछ करके उनके जवाब तलाश कर रहा है। क्या ब्रह्मांड ने इंसान को, हमें और आपको इसलिए पैदा किया था 13.8 बिलियन ईयर्स लगा करके? इसलिए पैदा किया था कि हम इस धरती को टुकड़ों में बांटते हैं, हम इस धरती पर आकर के जंगें लड़े एक दूसरे से, हम इस धरती पर आकर के एक दूसरे को अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बांटते हैं, हम धर्मों की नफरत फैलाएं चारों तरफ, हम जातियों के बीच में नफरत फैलाएं, हम बोलियों के बीच में नफरत फैलाएं, या फिर इस ब्रह्मांड में, इस नेचर में इतना वक्त लगा करके जो खूबसूरत ग्रे मैटर जिसे हम दिमाग कहते हैं, वो इसलिए पैदा किया था कि हम मिलजुल कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, जो खजाने पूरे बिखरा रखे इस ब्रह्मांड के अंदर, उनको समझने की कोशिश करें, उनका फायदा उठाएं, इस धरती के ऊपर स्वर्ग बनाने की कोशिश करें, एक स्वर्ग की ऐसी कल्पना करें जिसके अंदर हर इंसान समृद्ध हो, हर इंसान आजादी से सांस ले सके, आजादी से जी सके, और वो अपनी जिंदगी के मकसद को कहे कि मैं इस ब्रह्मांड के राजों को जानने के लिए पैदा किया गया हूं और अपनी जिंदगी इस ब्रह्मांड के राजों को जानने की कोशिश में गुजारूंगा। हाँ, हमें खाने की, पीने की, इसकी उसकी सबकी जरूरत होगी, और उसके लिए हमें समाजी ढांचे की भी एक जरूरत होगी, लेकिन हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, वो मुझे, आपको और हर इंडिविजुअल को तय करना। हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। अगर यही जिंदगी का मकसद है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। मैं अपनी जिंदगी का मकसद समझता हूं कि इस धरती के ऊपर जितना अमन, चैन, फ्रीडम, जितनी जिज्ञासाएं हैं, जितनी प्यास है हमारे अंदर चीजों को जानने की, उस प्यास को बुझाने के लिए लगाऊं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का दूसरा मकसद ये था कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो सवाल पूछता रहा है और जवाब की तलाश में हमेशा लगा रहा। अगर हम देखना शुरू करें तो सवाल और जवाब का यह सिलसिला बहुत अजीब सिलसिला है। इसलिए अजीब है कि हम सवालों के बिना
और उनके जवाबों के बिना जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। ये हमारे बस की बात नहीं। अगर हम अपनी जबान यानी हिंदुस्तानी जबान, जो उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, या उस तरह की उससे मिलती जुलती जबानों को देखें, तो हम लगातार सवाल पूछते हैं। मैंने ये जानने की बहुत कोशिश की कि इंसान ने सवाल पूछना कब शुरू किया। ये ऐसा मुश्किल सवाल था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। ये सवाल एक और बड़े सवाल से जुड़ा हुआ है, और वो दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई जानवर यानी इंसान के अलावा कोई जानवर सवाल पूछता है? और अगर सवाल पूछता है तो वो क्या जवाब को किसी तरीके से जानने की कोशिश करता है? ये दो बड़े सवाल मेरे सामने थे। मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर मुझे बताएं। हमें मालूम है कि इर्तिका यानी एवोल्यूशन की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ इंसान अफ्रीका के जंगलों से निकल करके बाकी जगह फैला है, और शुरुआती दौर में इंसान जानवरों की सी जिंदगी गुजारता था। मैं उस पर अगले लेक्चर में आऊंगा। लेकिन ये एक जटिल सवाल मेरे सामने बहुत मुंह बाहे खड़ा रहा है पिछले 5-10 सालों से, कि इंसान ने सवाल पूछने कब शुरू किए। बहरहाल, अगर हम मान लें कि इंसान ने सवाल पूछने शुरू किए और कोई जानवर सवाल नहीं पूछता है, तो बहस को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसा मैं कह रहा था कि हमारी जबान के अंदर जो सवाल हैं, उनमें एक अद्भुत बात यह है कि वो का से शुरू होते हैं, यानी उर्दू में काफ से और हिंदी जबान में का से। क्या, कहां, कैसे, कब, क्यों, किधर, कौन, कितना। अगर इस लिस्ट में आप ऐड कर सकें तो जरूर कीजिएगा। पर आपको मिलेगा यही कि हमारी जबानों में, जो नॉर्थ इंडिया की डोमिनेंट हिंदुस्तानी जबान है, उसके अंदर सवाल का से ही शुरू होते हैं, और इन सवालों के बाद एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ होता है, जो मुंह बाहे ऊपर खड़ा होता है, एक नन्हा सा डंडा होता है, और उसके नीचे एक नुक्ता या डॉट लगा हुआ होता है। यानी आज के दौर में अगर हम देखें तो ज्यादातर जबानों में जो लिटरेचर लिखा जाता है, उस लिटरेचर में ये चिन्ह मौजूद होता है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसी भाषाएं हैं दुनिया के अंदर जिनमें ये क्वेश्चन मार्क नहीं इस्तेमाल किया जाता, जिसके ऊपर मैं बाद में अभी आऊंगा कि इस क्वेश्चन मार्क की क्या हिस्ट्री है, इसका क्या इतिहास है। लेकिन उनमें डॉट वगैरह लगाए जाते हैं, या और एक टेढ़ी सी लकीर खींची जाती है। 3 डॉट और 2 डॉट भी मौजूद हैं, जो बताते हैं कि ये सेंटेंस जो लिखा गया है, जो वाक्य है, ये वो वाक्य सवाल है। यानी आज के दौर में ये बात बड़ी साफ है कि सवाल आम वाक्य से अलग है। और अगर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें और अपने आसपास लोगों को देखें, तो बोलने के तरीके में भी सवाल को अलग तरह से थोड़ा ट्रीट किया जाता है, और अलग अलग तरह से लहजे में पूछे जाने वाले सवाल का मतलब भी अलग हो जाता है। यानी सवाल हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। तो हमें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सवालिया निशान जो है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि एक डॉट और एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर मुंह खुला हुआ कुछ क्यू की तरह का है। अंग्रेजी का जो क्यू होता है, अगर उसका मुंह बंद कर दें तो वो पूरी तरह से क्यू हो जाएगा। तो अगर इसकी हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि 11वीं पहली शताब्दी के आसपास तक
सीरिया की जो जबान थी, सीरियाइक जबान जो है, उसमें कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क हमको दिखाई देते हैं, लेकिन वो 2 डॉट के साथ हैं, यानी सेंटेंस लिखा गया और 2 डॉट उसके आगे लगा दिए गए। 13वीं शताब्दी में आते आते, 13वीं शताब्दी तक आते आते हमको अलग अलग तरह के मार्क दिखाई देते हैं। पर जब बहुत तेजी के साथ प्रिंटिंग बढ़ती है और किताबें प्रिंट की जाने लगती हैं, तो पेरिस में और उसके आसपास के शहरों में कुछ लोग बैठते हैं और वो तलाश करते हैं कि क्या सबसे बेहतर होगा। तो एक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा था पुरानी किताबों में, और वो तरीका ये था कि क्यू और उसके साथ ओ लिख दिया जाता था। क्यू और ओ लिखने का मतलब ये था कि लैटिन जबान के अंदर जो एक वर्ड था क्वेस्टो, QUAESTO, ये एक वर्ड था जिसका मतलब था क्वेश्चन, जिसका मतलब था सवाल। तो कुछ लोगों ने सवाल को आम सेंटेंस से अलग करने के लिए उसके आखिर में या उसके शुरू में QO लिखना शुरू कर दिया। ये भी कहानी है, कई और थियोरीज भी हैं, लेकिन ये भी एक थियोरी है कि इस तरह से क्यू ऊपर चला गया और ओ नीचे आ गया धीरे धीरे, और क्यू का मुंह खोल दिया गया, और इसको फिर 13वीं शताब्दी के आसपास स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। यानी सीरियाइक लैंग्वेज से जहां हमको सबसे पहले प्रमाण मिलता है कि उन्होंने सवाल को अलग तरह से बरतना शुरू किया एक सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस से, ये आते आते क्वेश्चन मार्क की शक्ल इख्तियार कर लेता है क्यू और ओ की वजह से। ये एक मजेदार जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था, लेकिन असल बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि इंसान को क्वेश्चन का महत्व बहुत पहले एहसास हो गया था कि क्या है, और इसलिए ज्यादातर सवालों को हम नॉर्मल कन्वर्सेशन से अलग तरह से भरतना शुरू कर चुके थे जब जबानें बनकर तैयार हो गई थी। मेरा मानना यह है कि जबानों के बनने से पहले भी इंसान ने शायद बोलियों में भी सवालों को अलग तरह से बरतना शुरू कर दिया था। अब अगर हम लिटरेचर को, जो फलसफे का लिटरेचर है, जो वाद विवाद हैं, जो डिस्कशंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो हमें लिखे हुए मिलते हैं, उनको देखने की कोशिश करें तो 2 जगह बड़ी इंटरेस्टिंग हमको दिखाई देती हैं। एक तरफ हमको ये दिखाई देता है कि ग्रीक सिविलाइजेशन में जहां बहुत ट्रेडिशन है वाद विवाद का, आपस में डिस्कशन का, और एक दूसरे की बात सुनना, सवाल उठाना और उससे डिस्कशन को, वाद विवाद को, बहस को आगे ले जाना, ये ट्रेडिशन है। और ये ट्रेडिशन हमको लिटरेचर में सोक्रेटिस के वक्त में आता हुआ दिखाई देता है। सोक्रेटिस को लेकर के एक तरीक़ेकार निकाला लिखने का, किताबें कुछ जिनमें डायलॉग फॉर्म है। ये डायलॉग फॉर्म जो है, इसमें सोक्रेटिस अपने को अनजान बताता है, और जो उसके और कैरेक्टर्स हैं डायलॉग में, जो बहस में हिस्सा ले रहे हैं, उनको वो आकिल दिखाता है, यानी इंटेलिजेंट लोग जो ये समझते हैं कि सब कुछ उन्हें मालूम है। इस डायलॉग फॉर्म में 2-3 तरह के डायलॉग लिटरेचर में, 6 तरह के डायलॉग इनफैक्ट अलग अलग कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, जिनमें से 2 तरह के डायलॉग सवालों पे आधारित होते हैं। यानी बेवकूफ आदमी जो सोक्रेटिस है, जिसको इस तरीके को प्लेटो ने भी इस्तेमाल किया है और जेनोफोन्स ने भी इस्तेमाल किया है, जो बड़े नाम हैं ग्रीक सिविलाइजेशन में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगर हम उनको कहें तो उनमें, इन्होंने
एक कैरेक्टर ऐसा है जो बेवकूफ है और वो बेवकूफी के सवाल उठाता है, और वो बेवकूफी के सवाल का जवाब देने वाले लोग जो हैं वो एक सवाल के बाद दूसरे सवाल में अटकते जाते हैं, उलझते जाते हैं। सिर्फ ये बात नहीं बता रहा ये लिटरेचर कि जो हम जानते हैं वो कम है और जो नहीं जानते वो कहीं ज्यादा है। ये सभ्यता के हर दौर में एक कंसर्न रहा है, एक चिंता रही है कि हम जो कुछ जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है वो जो हम नहीं जानते हैं, न सिर्फ अपने समाज के बारे में, इंसान के बारे में, आपस के रिलेशनशिप्स के बारे में, बल्कि ब्रह्मांड के बारे में। और दूसरी बात यह है कि ये किताबें ये भी बता रही हैं कि सवाल और उनके जवाब से ही बात आगे बढ़ती है। हमें सवाल उठाना चाहिए और उन सवालों के जवाब तलाश करने चाहिए। यानी इस बात को मैं लगातार कहता रहा हूं अब तक, और ये बात समझनी चाहिए कि हम अक्सर कहते हैं, खासतौर से बच्चों से, क्या बेवकूफी का सवाल कर। सवाल कोई बेवकूफी का नहीं होता, जवाब बेवकूफी के जरूर होते हैं। इसलिए यह समझना चाहिए कि सवालों की अहमियत है। कोई भी सवाल बेवकूफी का या गलत सवाल नहीं होता। सवाल सही होते हैं, सवाल अक्लमंदी की तरफ ले जाते हैं, और जवाब कभी कभी बेवकूफी और बेअक्ली के जरूर हो सकते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। लेकिन अगर बेवकूफी के सवाल ना हो, अगर बेवकूफी के जवाब ना हो, तो हम सही सवालों तक, सही जवाबों तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए वाद विवाद बहुत जरूरी है किसी समाज के आगे बढ़ने के लिए। जो समाज सवाल पूछना बंद कर देता है, जो समाज ये कहने लगता है कि हमारे पास सारे जवाब मौजूद हैं, उस समाज का डेवलपमेंट रुक जाता है। उस समाज में सवाल पूछने की ताकत कम होती चली जाती है, जवाब तलाश करने की ताकत कम हो जाती चली जाती है, जिज्ञासाएं कम होती चली जाती हैं, जो साइंस के लिए, जो विज्ञान के लिए, जो ज्ञान के लिए बहुत घातक होता है। और ऐसे सारे समाज सिमट जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मैंने कहा एक सभ्यता ग्रीक सभ्यता है जहां पर ये एक ट्रेडिशन पूरा चला, और जब ये ट्रेडिशन खत्म हुआ तो कुछ लोगों का ये कहना है, जिसमें से साइमन गॉडहिल की अभी किताबें आई हैं, और 2008 में एक अच्छी किताब उन्होंने लिखी जिसमें उनका ये कहना था कि क्योंकि ये वाद विवाद का ट्रेडिशन कमजोर पड़ने लगा यूरोप के अंदर, आपस में सवाल उठाना और उनके जवाब तलाश करने का ट्रेडिशन कम पड़ने लगा, इसलिए वहां पर संकीर्ण लोगों ने क्रिश्चियनिटी का जो सबसे भयानक रूप था, जो सबसे संकीर्ण रूप था, जो अंधविश्वास पर आधारित था, उसने पूरे यूरोप को अपनी जकड़ में ले लिया। बहरहाल ये एक मुद्दा है जो बहस का मुद्दा है, और कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर और वार्तालाप और बातचीत होनी चाहिए कि क्या वजह थी वहां पर अंधविश्वासों के उदय की। बहरहाल हम ये समझते हैं कि सवाल और जवाब का एक महान ट्रेडिशन सिर्फ ग्रीक में नहीं था, सिर्फ यूरोप में नहीं था। पुराने काल में वो जिस लैंड मास को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, हिंदुस्तान भारत के नाम से, इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसके कई नाम हैं, उस ट्रेडिशन के अंदर भी एक बहुत रिच कल्चर था वाद विवाद का। और बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई जिसमें डायलॉग फॉर्म में लिखा गया उनको, जहां सवाल उठाए गए। इसमें बहुत सारे हमारे
उपनिषद मौजूद हैं जिनको हम जानते हैं कि वो उनमें से कई सवाल और जवाब की फॉर्म में ही लिखे गए हैं। सवाल उठाए गए, समाज से रिलेटेड सवाल उठाए गए, इंसान की रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल उठाए गए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के सवाल उठाए गए, ब्रह्मा के बारे में सवाल उठाए गए। ऐसे सारे सवाल जो आज की डेट में अक्सर हो सकता है कि लोग उन सवालों को उठाने से कतराएं, ऐसे सवाल उठाने की एक रिच परंपरा हमारे देश में रही है। और उसकी सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी मिसाल, उस किताब से आप एग्री करें, आप उस किताब से एग्री ना करें, कुछ लोग कहें कि ये ऊंची जातियों का नीची जातियों के ऊपर दमन की वजह से ये किताब लिखी गई वगैरह वगैरह, वो सारी बहस अलग छोड़ दीजिए। पर लिटरेचर की नजर से देखें, हम साइंस की नजर से देखें, तो गीता एक ऐसी किताब है जो पूरी की पूरी सवाल और जवाब पर आधारित है। गीता में अर्जुन शिष्य की तरह से हैं, जो एक ट्रेडिशन था, शिष्य और गुरु के डायलॉग्स की फॉर्म में लिखी जाती थी किताबें। वहां पर गीता स्टैंड्स आउट एज अ बुक जो सवाल और जवाब की तरह से लगातार है, और उसमें हर सवाल पूछा गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के, और धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इंसान इंसान की रिलेशनशिप क्या है, फैमिली क्या है, इन सारे सवालों को लेकर के एक वाद विवाद हमको गीता के अंदर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि और किताबें नहीं है। मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि गीता अकेली किताब नहीं है, भगवत गीता की बात कर रहा हूं, अकेली किताब नहीं है जो इस फॉर्मेट में लिखी गई हो, बल्कि और बहुत सारी किताबें हैं जो हमें इस फॉर्मेट में दिखाई देती हैं। उनमें से कुछ साइंटिफिक मुद्दों के ऊपर लिखी हुई भी किताबें ऐसी ही हैं पुराने जमाने में, जो लिखी गई क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। जहां तक सवाल इस बात का है कि और धर्मों में क्या हो रहा है, तो हमें बाइबल में पता लगता है कि अगर सवाल ढूंढना शुरू करें तो क्योंकि उस वक्त सवाल या निशान नहीं लगता था, इसलिए कुछ लोगों ने रिसर्च करनी शुरू की कि किन वाक्यों को सवाल माना जा सकता है बाइबल के अंदर, जिसको हम क्रिश्चियंस की सबसे होली किताब की शक्ल में जानते हैं। तो उसके अंदर, बाइबल के अंदर उनका कहना यह है कि 3000 से ज्यादा सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। सवाल पूछे गए हैं और फिर उनके जवाब, जिसमें भगवान प्यार करता है, नहीं करता है, जीसस भगवान के बेटे हैं या भगवान हैं, ये सारे सवाल, ब्रह्मांड कैसे बना, 7 दिन में उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे सवाल पूछे गए। यानी सवाल पूछे बिना धर्म भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती थी, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता था। और इसी तरह से हमें कुरान में दिखाई देता है, जिसमें आयतें हैं जो सवालों से ही शुरू होती हैं। क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुमने सुना, ये सवाल बहुत जगह पर कुरान के अंदर पूछा गया है। क्या ये सब अपने आप पैदा हुआ है? क्या कोई चीज अपने को खुद पैदा कर सकती है? ये एक अहम सवाल है जो कुरान में पूछा गया है। क्या पौधे, जब तुम बीज डालते हो खेती के लिए, तो पौधे अपने आप उगाते हैं और फिर इसका जवाब खुद खुदा अल्लाह देता है कि ये मेरी वजह से पौधे बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं और तुम फसलें काटते हो। औरत और मर्द के रिश्ते के ऊपर सवाल हैं जो क्या से शुरू होते हैं। इसी तरह से ब्राह्मणिक जो रिलीजन माने जाते हैं, उसमें
तौरा के अंदर भी सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाब हैं। लगातार एक वाद विवाद का माहौल जगह जगह बनता है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है। यूनिवर्स से जुड़े हुए जवाब, कॉस्मोस से जुड़े हुए जवाब, और यहां तक के ये जवाब भी कि भगवान है या नहीं है का जवाब तौरा दे रहा है। तौरा ये भी जवाब दे रहा है, सवाल उठाया जा रहा है उसके अंदर कि भगवान के क्या प्लान्स हैं, क्या वो अपने प्लान कभी आगे के बताता है या नहीं बताता है। ये भी है कि क्या इंसान की, यानी एक इंसान की किस्मत के साथ भगवान का क्या रिश्ता है, वगैरह वगैरह। मैं इतनी लंबी कहानी सवालों को लेकर के इसलिए बता रहा हूं कि सवाल का महत्व ऐसा है कि इंसानी जिंदगी का जब से सभ्यता के साथ उदय हुआ है या उससे पहले भी मेरे ख्याल में इंसान ने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे, और उनके बिना ना तो प्रोग्रेस पॉसिबल थी, ना तो उन्नति पॉसिबल थी, और ना ही उनके बिना, सवालों के और जवाबों की तलाश के बिना इंसान की सभ्यता आगे बढ़ सकती थी। इसलिए सवाल के बारे में मैं ये कहता हूं, और शायद आप मेरे साथ सहमत होंगे, कि अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंसानी सभ्यता का उदय से लेकर के और आज तक का इतिहास सवालों का इतिहास। कब किस तरह के सवाल पूछे गए, ये एक अहम मसला है। क्या कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे गए? क्या कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको हमने छोड़ दिया? क्या कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हैं? और क्या उनसे अलग भी कुछ सवाल हैं जो पूरी मानवता की जिंदगी के लिए जरूरी हैं? इनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम इस तरह के सवाल पूछते हैं कि पानी क्यों पी रहे हो, ग्लास कहाँ रखा है, कहाँ जा रहे हो, चाबी कहाँ फेंकी, किताब कौन सी पढ़ी, इसमें कितना पानी है, वगैरह वगैरह। और ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी सवाल होते हैं। हम शायद दिन में हजारों बार हजारों सवाल पूछते हैं। तो क्या सारे सवाल एक जैसे होते हैं? मैं जब सवालों पे नजर डालता हूं तो मैं समझता हूं कि पहले मैं इनको दो श्रेणियों में बांट सकता हूं। एक वो सवाल हैं जो मानवता ने अपने उदय से लेकर के, यानी ह्यूमन बीइंग्स ने कॉन्शियसनेस के, सोच के, हमारे दिमाग के जैसा है उससे बनने से लेकर आज तक बार बार पूछे। मिसाल के तौर पर एक सवाल ले लेते हैं कि जो बार बार पूछा है, ये ब्रह्मांड कैसा है, ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। या एक और सवाल ले लेते हैं उदाहरण के लिए, जिंदगी और मौत में क्या फर्क है, कोई चीज जीवित कैसे रहती है। ये सवाल बार बार मानवता ने पूछा है। और बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो मानवता ने बार बार पूछे हैं। और दूसरी तरफ वो सवाल हैं जो आम जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हैं। जैसा मैंने कहा कि लाइट क्यों जला रखी हुई है से लेकर के, और साइकिल कहाँ है, साइकिल पे बैठ के किधर जा रहे हो, साइकिल से क्यों जा रहे हो, वगैरह वगैरह, ये सवाल। इन दो श्रेणियों को मैं कहता हूं, एक तरफ है मेटा क्वेश्चंस या सोफिक क्वेश्चंस जो मानवता के बड़े सवाल, और दूसरी तरफ वो सवाल हैं जो छोटे हैं, जो हमारी जिंदगी गुजारने के लिए रोजमर्रा की जरूरी। तो अगर हम ये समझ लें कि सवालों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है,
यानी एक वो जो मेटा क्वेश्चंस हैं और दूसरी तरफ वो सवाल जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी हैं। तो दो श्रेणियां बन जाती हैं। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं इस बात के ऊपर कि हम मेटा क्वेश्चंस को देखें, एक नजर डालें उनके ऊपर, और अलग से नजर डालें हम उन सवालों के ऊपर जो छोटे सवाल हैं। मेटा क्वेश्चंस में हमारे सामने दिखाई देता है दो तरह के बड़े सवाल पूछे जाते हैं एक ही चीज को जानने के लिए। वापस लौटते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने यहां सवाल पूछा है कैसे हुई। मैं इसी सवाल को पूछ सकता था ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई। इंसान कैसे जिंदा रहता है, जीव कैसे जिंदा रहते हैं और जीव कैसे मर जाते हैं। इसी सवाल को अगर हम दूसरी तरह से पूछें तो जीव कैसे जिंदा नहीं, जीव क्यों जिंदा रहते हैं, जीव क्यों मर जाते हैं। मैं इन दो सवालों को खासतौर से इसलिए ले रहा हूं और सवालों में नहीं जा रहा क्योंकि इन सवालों के बारे में बाद में हम बात करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई अगर हम पूछना शुरू करें तो ये सवाल हमको ले जाएगा नए सवालों की तरफ, और हम ये कहेंगे कि बिग बैंग हुआ था। यानी कैसे हुई में आकाश गंगाएं कैसे बनी, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, अगर जो आकाश गंगाएं बनी हैं वो कैसे तारों से के सिमटने से बनी, तारे कैसे बने, तारों से आगे पहुंचे तो कहेंगे कि पार्टिकल्स कैसे बने, पार्टिकल्स का अगर समझ में आ गया कि कैसे बने तो वो किन पार्टिकल्स से बने हैं, वो कैसे बने, ऊर्जा पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट हुई पे आकर के गड़बड़ शुरू हो जाएगी। और साइंस ये कहेगी कि हमें अभी नहीं मालूम कि ऊर्जा पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट होती है, और पार्टिकल्स वो वाले जो मास के होते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल का अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें नहीं मालूम कि ऊर्जा किस तरह से मास में कन्वर्ट होती है, यानी पदार्थ में कन्वर्ट होती है। और जब हम यहां पहुंचेंगे या यहां पहुंचेंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था, तब फिर रुक जाएगा मामला। तब हम इसका जवाब देंगे हमें अभी नहीं मालूम। एक बड़ा साइक्लोट्रॉन बनाया गया है जिसमें यह कोशिश की जा रही है कि हम वो हालात पैदा करें जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के शुरुआती दौर में थे, और तब समझने की कोशिश करें कि उससे पहले क्या हो रहा था। जहां तक हम जानते हैं उससे पहले क्या हो रहा था। लेकिन अगर मैं ये सवाल फिर से शुरू करूं और यहां से पूछना शुरू करूं कि ब्रह्मांड क्यों पैदा हुआ, तो फिर धरती क्यों पैदा हुई, सोलर सिस्टम के साथ बादल आए, इकट्ठा हुए, ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह, वही कहानी दोहराते हुए अगर मुझे ये कहानी मालूम है और अगर मुझे इस कहानी पे यकीन नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर धरती क्यों बनी, सूरज क्यों उगता है, आकाश गंगाएं क्या हैं, क्यों हैं, इनका सीधा और आसान जवाब यह है कि भगवान ने इन्हें पैदा किया, गॉड ने इन्हें पैदा किया, अल्लाह ने इन्हें पैदा किया, यहोवा ने इन्हें पैदा किया। अलग अलग सभ्यताओं में ये जवाब अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। आज के दौर में बहुत सारे फिलोसफर्स हैं और बहुत सारे लोग मानते भी हैं इस बात को कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। यानी हो सकता है अलग अलग सभ्यताओं में ये जवाब दिए गए हों, पर आखिर में जवाब तो एक ही है कि कोई इस सृष्टि को बनाने वाला है, कोई इस सृष्टि को गढ़ने वाला है।
क्यों से जब सवाल हमने शुरू किया तो हम यहां तक पहुंचते हैं कि सृष्टि को गढ़ने वाला है कोई, इंसान को पैदा करने वाला है कोई। चीजें जिंदा तब रहती हैं जब उनके अंदर आत्मा, रूह, स्पिरिट होती है, और जब वो बाहर निकल जाती है स्पिरिट, भगवान उसका फैसला करता है कि कब वो निकलेगी। यानी उस ऊपर वाले के हाथ में डोर है जिंदगी और मौत की, और वो डिसाइड करता है कि कब आप जिंदा होंगे, कब कोई जीव जिंदा होगा, और कब वो पैदा होगा, और कब वो मर जाएगा। जैसे ही हम क्यों से सवाल शुरू करते हैं, वैसे ही हम बढ़ते हैं धर्म की तरफ, उस ब्रह्मांड के रचयिता की तरफ जिसका सारे धर्म कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जिक्र करते हैं। हर धर्म में यह सवाल पूछा गया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और हर धर्म के अंदर उसका जवाब है क्यों के टर्म्स में, कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि का रचयिता कोई एक फोर्स है, कोई एक है जो ऊपर बैठा हुआ डोर की तरह से कठपुतलियों को बना रहा है और चला रहा है। यहां यह बात समझनी जरूरी है, अगर आप मेरे साथ हैं इस बहस में, कि क्यों का सवाल धर्म का सवाल होता है, मजहब का सवाल होता है, रिलीजन का सवाल होता है, और कैसे का सवाल साइंस का सवाल होता है, जिसमें नए नए सवाल पैदा होते जाते हैं और नए नए सवालों के नए नए जवाब आते जाते हैं। ये भी हो सकता है कि सवाल एक ही हो और अलग अलग वक्तों में हमें उसके अलग अलग जवाब मिले, जवाब एक ना हो। जैसे जैसे हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, हमारे पास डेटा आता जाता है, नया नया डेटा जिस तरह से आता जाता है, उस तरह से सवालों के जवाब बदलते जाते हैं। सवाल वही रह सकता है, धरती का आकार क्या है, जवाब अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम सवाल और जवाब के मामले को आगे बढ़ाएं, तो हम ये देखते हैं कि ये एक बड़ा टकराव फिलॉसफी में है, कि सवाल अलग अलग तरह से अगर पूछे जाएं और उनके ज्यादातर लोगों के मान्यताओं वाले जवाब मौजूद हों समाज के अंदर, और जब साइंस खड़ी हो कोई और जवाब के साथ, तो ख्यालात का टकराव गली मोहल्लों सड़कों तक पहुंच सकता है, किसी की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। ये है आइडियाज की पावर। एक तरफ पुराने आइडियाज को बचाने वाले लोग मौजूद हैं जो जकड़ के रखना चाहते हैं और सवाल का जवाब दे चुके होते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सवाल का कोई एक जवाब हमेशा के लिए मान करके नहीं बैठ जाते। जब इन दोनों के ख्यालात के बीच में टकराव होता है, तो ये किसी भी समाज के अंदर अलग अलग तरह की शक्लें ले सकता है। हो सकता है कि मान्यताएं बदल जाएं, बहुत आसानी से बदल जाएं, और हो सकता है कि उन मान्यताओं को बदलने के प्रोसेस में इस तरह का टकराव पैदा हो जो किसी की जिंदगी के लिए खतरा बन जाए। दोस्तों, सवालों में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए हमें, कि कोई पलट करके कह सकता है, और हमें ये पढ़ाया जाता है लगातार, साइंस में भी पढ़ाया जाता है, और मेरे बहुत सारे दोस्त अपने लेक्चर्स को ऐसे ही शुरू करते हैं कि और कम्युनिकेशन में भी, यानी अगर आप प्रेस में या अखबार में उसके लिए ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं और जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हैं, तो भी आपको ये पढ़ाया जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट। वो 5 सवाल पूछे जाते हैं,
और इसी तरह से साइंस में भी ये हमें पढ़ाया जाता है कि सवाल महत्वपूर्ण है और हमें ये सारे सवाल पूछने चाहिए। लेकिन मैं आपको ये समझाने की इतनी देर में कोशिश कर रहा था कि कुछ सवाल साइंस के हैं जिन्हें हम मेटा क्वेश्चंस कहते हैं या सोफिक क्वेश्चन कह सकते हैं, और कुछ सवाल हैं जो धर्म के हैं। जब हम सवाल को क्यों से शुरू करते हैं तो वो हमें धर्म की तरफ ले जाता है। जब हम सवाल को कैसे से शुरू करते हैं, और मैं बड़े सवालों की बात कर रहा हूं, रोजमर्रा की साइंस करने के सवाल नहीं कर रहा हूं। रोजमर्रा की साइंस में सवाल किसी से भी शुरू हो सकता है, क्यों से भी शुरू हो सकता है और कैसे से भी शुरू हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है और कौन भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है और किधर भी हो सकता है। लेकिन जब हम बड़ा सवाल साइंस का पूछ रहे हैं तो हमें यह नजर आता है कि वो सवाल हमेशा क्यों से शुरू होता है, और धर्म का बड़ा सवाल, रिलीजन का बड़ा सवाल हमेशा क्यों से शुरू होता है। साइंस कैसे के ऊपर एक के बाद एक कदम उठाती है, धर्म एक के बाद एक कदम उठाता है क्यों के सवाल के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों का यह कहना है कि रिलीजन और साइंस में, फिलोसफीज ऑफ रिलीजन में और फिलोसफीज ऑफ साइंस में बड़ा डिफरेंस है कि वहां लॉजिक होती है और यहां लॉजिक नहीं होती। मेरा मानना थोड़ा सा इससे फर्क है। साइंस की लॉजिक अलग होती है और रिलीजन की लॉजिक अलग होती है। साइंस की जो लॉजिक है वो कैसे पर आधारित है। साइंस में हम जिस तरह से सवाल पूछते हैं और जिस तरह से हम उसके जवाब को खोजते हैं वो अलग तरीका है, वो पद्धति अलग है, वो प्रणाली अलग है, और उसे हम साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू वगैरह के नाम से जानते हैं। धर्म के अंदर अपनी एक लॉजिक होती है। जब आपने मान लिया कि ब्रह्मा है, जब आपने मान लिया कि अल्लाह है, जब आपने मान लिया कि गॉड है, यहोवा है, तब फिर उसकी अपनी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है जितनी कोई और लॉजिक हो। सवाल ये है कि आप कैसे के रास्ते पर चलना चाहते हैं या आप क्यों के रास्ते पर चलना चाहते हैं। जब आप क्यों के रास्ते पर चलेंगे तो फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है। मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है अगर कैसे लगा करके पूछा गया। इसका जवाब देने के लिए हमें सर सीवी रमन का इंतजार करना पड़ा। रंग क्या होते हैं, रंग हमें कैसे दिखाई देते हैं, कौन सी वेवलेंथ्स हैं, क्या एब्सॉर्प्शन होता है, क्या डिस्पर्शन होता है, वगैरह वगैरह। इन सारे सवालों के अंदर हमें घुसना पड़ता है। अगर ये एक सिंपल सवाल पूछ लिया गया कि गुलाब का रंग लाल क्यों, ये सिंपल सा सवाल बहुत बड़ा और जटिल सवाल हो जाता है साइंस के अंदर। पर अगर आप क्यों से शुरू करें तो इसका जवाब बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत जवाब है, हर एक की समझ में आने वाला जवाब। भगवान की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, यहोवा की मर्जी, गॉड की मर्जी। बेहद आसान लॉजिक, बेहद स्ट्रॉन्ग लॉजिक और बेहद सिंपल लॉजिक। इसके बाद तो कुछ बात ही नहीं रह जाती जब आप ये कह दें कि किसी की मौत क्यों हुई, भगवान की मर्जी थी। फिर ये जानने की जरूरत ही नहीं है हमको कि उसके हार्ट की क्या कंडीशंस थी, उसके ब्रेन की क्या कंडीशंस थी, क्या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा था, उसको कोरोना वायरस लग गया था, वगैरह वगैरह। इस सब की जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब इस सवाल को हम पूछते हैं कैसे लगा करके, तब फिर हमें देखना पड़ता है कि उसके हार्ट की क्या कंडीशन थी, कौन सा वायरस फैला हुआ था, कौन सी बीमारियां फैली हुई थी या ना फैलने वाली बीमारियां हुई, वो कैसी जिंदगी गुजारता था, उसकी कैसी दिनचर्या थी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हमें पूछनी पड़ती हैं साइंस के अंदर। धर्म का जवाब आसान होता है। आप कौन सा माने या ना माने,
मैं ऐसी कोई बात कहने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों में अलग अलग तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उनके जवाब कैसे तलाश किए जाते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया मेरे साथ इतनी देर तक रहने का। अगले बार 7 बजे फिर मिलेंगे, आज के ही दिन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से दूर रहने की जितनी कोशिश हो सकती है जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।